सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ इनवॉइसिंग के बारे में। 1 नवंबर 2024 से जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सेल्फ इनवॉइस बनाने से रिलेटेड रूल्स में अमेंडमेंट किया गया है। और आपको मैं बता दूं, आपको अगर किसी भी प्रकार की आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हैं, आपने अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सुना होगा या आपको अगर आइडिया होगा आरसीएम के बारे में, तो रिवर्स चार्ज में क्या होता है, बायर टैक्स देता है सरकार को, क्योंकि या तो सरकार ने नियम ऐसे बना रखे हैं जहां पर सप्लायर कलेक्ट नहीं कर सकता बायर से टैक्स, या फिर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, इस वजह से वो आपसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आरसीएम के जो मैकेनिज्म है, अगर हम बात करें तो कई सारी, देखिए आरसीएम में देयर आर 2 सेक्शंस। सेक्शन 9(3) जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज को बताता है, और सेक्शन 9(4) जो अगर आप कोई भी ऐसी परचेज करते हो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तो आपको उसमें रिवर्स चार्ज देना पड़ता है। और उससे संबंधित आपको मैं अभी जो रिसेंटली कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी की है, ये आपको मैं बता दूं। नोटिफिकेशन जो था 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, ये आपको अब अनरजिस्टर्ड अगर आपका लैंडलॉर्ड है और आपसे रेंट ले रहा है और आप स्वयं रजिस्टर्ड है, आप सोचिए आप कोई बिजनेस चलाते हैं किसी किराए की बिल्डिंग में और आपका जो लैंडलॉर्ड है जिसकी वो बिल्डिंग है वो आपसे किराया ले रहा है, और लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि उसका कोई वास्ता ही नहीं है। ऑलराइट, वो आपसे किराया ले रहा है, लेकिन आप तो जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, क्योंकि आप तो व्यापारी हैं, तो आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। और ये इसे हम कह सकते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। आपने सर्विसेज किससे ली, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली। ये एप्लीकेबल हुआ था 10 अक्टूबर 2024 से। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अब ये जो आज का टॉपिक है वो इसी के संदर्भ में है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस भारत में कहीं ना कहीं रेंटेड प्रीमाइसेस में रन करते हैं, और उन्हें ऐसे लैंडलॉर्ड को अपना किराया देना पड़ता है जो लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते। ऐसे केस में आपको किराए पर जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना होगा और आपको सेल्फ इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो आज की जो क्लास है मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि सेल्फ इनवॉइसिंग के क्या नियम है और क्या नियमों में बदलाव हुआ है, और उसके बाद हम बातें करेंगे कि सेल्फ इनवॉइस बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीटली कंप्लायंसेस के साथ यहां पर करके बताने वाला हूं आज की इस क्लास में। तो चलिए बात करते हैं सेल्फ इनवॉइसेस के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 ऑफ सेंट्रल टैक्स 8 अक्टूबर को यह नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, याद रखिएगा। और वो अपडेट आपका इफेक्टिव हो गया है 1 नवंबर 2024 से। और आपको मैं बता दूं, रूल नंबर 47A को इंट्रोड्यूस किया गया है और कुछ प्रोविजंस में बदलाव हुआ है रूल 46 के। और आपको अब मैं बता दूं, आपको रिवर्स चार्ज में इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। देखिए रिवर्स चार्ज की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, आरसीएम की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आरसीएम में आप कोई भी सप्लाई रजिस्टर्ड पार्टियों से भी ले सकते हैं। हो सकता है सामने वाली पार्टी क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और यह भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है। अब ये जो सेल्फ इनवॉइस के नियम है, ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर से की गई परचेज के केस में एप्लीकेबल होते हैं, याद रखिएगा। आपको सेल्फ इनवॉइस कब बनाना, नाम से ही पता पड़ रहा है, व्हाट इज सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस खुद को इनवॉइस बनाना है और खुद को इश्यू करना है एक तरह से। ऑलराइट, सो सेल्फ इनवॉइस आपको तब बनाना है जब आप परचेज किससे कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पार्टियों से कर रहे हो। और कौन सी वाली परचेज कर रहे हो, जिसपे आपके ऊपर क्या लग रहा है, आरसीएम लग रहा है, तो आप इसको आरसीएम इनवॉइस भी कह सकते हो। रजिस्टर्ड पार्टियों से अगर आप कोई भी परचेज करते हो जो रिवर्स चार्ज में आती है, तो वो तो रजिस्टर्ड पार्टी, वो तो आपको खुद क्या देगी, बिल देगी, इनवॉइस देगी। तो उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो पार्टी इनवॉइस इश्यू कर रही है। आपको सेल्फ इनवॉइस कब क्रिएट करना है, जब आप परचेज किससे करोगे, अनरजिस्टर्ड पार्टी से करोगे, और आपके ऊपर किसकी लायबिलिटी बनेगी, आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी। और इसमें अब आपको यह भी बता दूं, सर ये नियम तो पहले भी था,
जब जीएसटी शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया था तो पर डे 5,000 रुपए की लिमिट रखी गई थी सेक्शन 9(4) के अंतर्गत, जिसमें 5,000 से ज्यादा की आप कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई परचेज करते थे तो वो रिवर्स चार्ज में आपको इनवॉइस बनाना पड़ता था। लेकिन वो जो नियम था, याद रखिएगा, वो बाद में गवर्नमेंट ने एक तरह से रिमूव कर दिया, हटा दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया। अब इसको वापस से सरकार ने एप्लीकेबल किया, लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया। पहले कंसोलिडेटेड सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता था, 5,000 से ज्यादा की पूरे दिन भर की सप्लाई का एग्रीगेट वैल्यू का आपको इनवॉइस बनाना पड़ता था। अब आपको इंडिविजुअल इनवॉइस बनाना पड़ेगा, प्रत्येक सप्लाई के लिए अलग अलग इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे? तो आपने अगर पूरे दिन भर में मान लो 4 ऐसी अलग अलग पार्टियों से परचेज किए जो अनरजिस्टर्ड है, तो आपको 4 इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, सेल्फ इनवॉइस बनाने पड़ेंगे। तो ये एक और बात बताता हूं, ये नियम अब थोड़ा टाइट भी कर दिया है, क्योंकि ये जीएसटी की स्क्रूटनी का पार्ट भी बनने वाला आने वाले टाइम में, जब एनुअल रिटर्न्स वगैरह में भी आपका ये आपस में रिकंसाइल करना पड़ेगा कि आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि सरकार ने इसमें एक नियम बनाया जो मैं बता दूं, 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में? 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी गुड्स या सर्विस आप परचेज करते हो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, याद रखिएगा, कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, समझ रहे हैं, जिन पे रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है, तो आपको आरसीएम की इनवॉइस, सेल्फ इनवॉइस बनानी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर, याद रखिएगा। कितने दिन में? यानी कहीं ना कहीं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के नियमों में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आपको मैं थोड़ा सा यहां पर ये बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो, किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, और वो गुड्स या सर्विसेज किस में फॉल करती है? रिवर्स चार्ज में फॉल करती है। तो आपको सामने वाला सप्लायर तो इनवॉइस इश्यू नहीं करेगा, आपको स्वयं इनवॉइस बनाना पड़ेगा और आपको स्वयं उस लायबिलिटी का पेमेंट सरकार को करना होगा, और आपको 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं सेल्फ इनवॉइस, याद रखिएगा। अब ये कैसा दिखता है, कैसा बनता है, कैसे बनेगा, ये सब चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इसकी एप्लीकेबिलिटी हो गई है 1 नवंबर 2024 से, आपको मैं बता दूं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है उसको मैं अब 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप कोई भी सर्विसेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हैं, याद रखिएगा, तो निम्नलिखित 2 पॉइंट में से जो सबसे पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट रिकॉर्डेड इन द रिसिपिएंट्स अकाउंट, सामने वाले, मतलब हमारे केस में हमने कब उसको पेमेंट किया, हमने अपनी एंट्री पेमेंट की कब की। जैसे मैं कोई सर्विस ले रहा हूं किसी से, अनरजिस्टर्ड है सामने वाला, मैं रजिस्टर्ड हूं, और वो नोटिफाइड सर्विसेज है, उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है, तो मैंने अपनी बुक्स में वो एंट्री कब रिकॉर्ड की, पेमेंट की। हो सकता है मैंने एंट्री नहीं की हो, तो मेरे अकाउंट से कब पैसा कट गया, डेबिट हुआ, दोनों में से कोई भी देखा जाएगा। एक पॉइंट तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, सामने वाले रेसिपिएंट ने कब आपको इनवॉइस इश्यू किया। अब देखिए, ऐसे केस में आपको मैं बता दूं सेल्फ इनवॉइस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें नियम लगा दिया, कितना, वो तो आपको इनवॉइस देगा नहीं, तो आपको कितने दिन में बनाना है, 30 दिन में। तो सीधी सीधी बात है कि आपने कोई सर्विस अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली, 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा, सेल्फ इनवॉइस, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई का नियम क्या कहेगा, 30 दिन के अंदर अंदर बिल बनाना है, और ये 30 दिन के अंदर अंदर जब बिल बनाओगे वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई शॉर्ट में क्या कहते हैं, टीओएस। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, सामने वाली पार्टी अगर क्या है, रजिस्टर्ड है, और आप रिवर्स चार्ज में उससे कुछ ले रहे हो, तो याद रखिएगा आपने अपनी बुक्स में पेमेंट कब रिकॉर्ड किया या आपके बैंक से कब पैसा कटा, पहला पॉइंट ये देखा जाएगा। जब भी मेरी बुक्स में एंट्री आई, मेरी लायबिलिटी बन गई रिवर्स चार्ज में। और अगर मेरी बुक्स में एंट्री नहीं आई, मान लो पेमेंट की, या मेरे अकाउंट से पेमेंट नहीं कटा, तो ये देखा जाएगा कि सामने वाले सप्लायर ने आपको जो इनवॉइस इश्यू किया है उससे 60 दिन, इनवॉइस की डेट का 60वां दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये रिवर्स चार्ज का रूल है, याद रखिएगा। तो रिवर्स चार्ज में हम अभी जो बात कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड सप्लायर की करेंगे भी नहीं, क्योंकि सेल्फ इनवॉइस कब बनाना है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप कोई परचेज करते हो रिवर्स चार्ज में, तो सेल्फ इनवॉइस बनाना होता है, समझ रहे हैं। तो ये नियम आपका 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल हो गया, 30 दिन में आपको सेल्फ इनवॉइस इश्यू करना है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको और समझते हैं कि कैसे आप इसको अपनी बुक्स में दिखाने वाले हैं या बनाने वाले हैं, और क्या होता है सेल्फ इनवॉइस, और कैसे तैयार करूंगा मैं सेल्फ इनवॉइस। तो चूंकि
रिवर्स चार्ज की अगर सप्लाई की बात करें तो बहुत सारी सप्लाईज आती है रिवर्स चार्ज में, स्पेशली जैसे अभी हम बात कर रहे थे रेंट, आप कोई जीटीए सर्विस लेते हो, आप कोई लीगल सर्विसेज लेते हो, आप कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज लेते हो, आप कोई किसी तरीके की आप कोई डायरेक्टर हैं, आप अपनी सर्विसेज देते हैं कंपनी को, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज में आती हैं। ये आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी अर्लियर मेरे वीडियो आप देख सकते हैं रिवर्स चार्ज से रिलेटेड, मैंने इस पे अच्छा वीडियो भी बना रखा है। अब बात करते हैं हम रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेल्फ इनवॉइस हम कैसे क्रिएट करेंगे टैली प्राइम 5.1 के अंदर। याद रखिए तो टैली का सबसे लेटेस्ट रिलीज कौन सा है? 5.1 4 दिसंबर को आपका ये रिलीज आया है, और मैं उसके अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे सेल्फ इनवॉइस हम लोग जनरेट करेंगे। लिखना स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को, देखिए मैं भी लिखता चलूंगा, ठीक है, आप लोगों की हेल्प होती जाएगी इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है आज का, मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, सेल्फ इनवॉइसिंग अंडर टैली। ऑलराइट, आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1। हमेशा कभी भी टैली में कोई भी काम करोगे पहली स्टेप क्या होगी? कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक कंपनी बना लेते हैं यहां पर। मान लो मैं यहां पर एक कंपनी बनाता हूं, कंपनी का नाम दे देता हूं आरके ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, आरके ड्राई फ्रूट्स, ये कंपनी का नाम हो गया। एड्रेस डाल देते हैं हम लोग यहां पर, मान लो कि ये मेन रोड, कृषि मंडी, उदयपुर। स्टेट डाल देते हैं हम लोग, पिन कोड डाल देते हैं। ये सारी बेसिक जानकारियां, आपको अपना खुद का कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। आपका फाइनेंशियल ईयर अभी 24 ही रहने देते हैं अपन, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो कितना आसान है टैली में कंपनी बनाना, ठीक है, तो ये हम सबको आता है। चलिए इसके बाद क्या करना होगा? जब आप कंपनी बना लेते हो तो सेकंड जो स्टेप आएगी आपकी, वो आती है आपको फीचर सेट करने पड़ते हैं। तो देखिए यहां पर मैं सेकंड स्टेप में क्या करने वाला हूं, इनेबल जीएसटी को यस करने वाला हूं, यानी मुझे जीएसटी इनेबल करना होगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी लेकिन मैं तो रजिस्टर्ड होऊंगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करने वाला हूं, किसी और सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट जीएसटी में जा रहा हूं, यस कर रहा हूं, अपना स्टेट, अपना रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ले लेता हूं, और एक जीएसटी नंबर हम यहां पर अपना मान लो डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको डेमो मोड से मैं सिखा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 मंथली लेते हैं, ताकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, सिर्फ सेल्फ इनवॉइस बना के नहीं बताऊंगा, साथ में मैं उसके इफेक्ट जीएसटी के रिटर्न्स में और आपकी बुक्स में क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी आपको साथ साथ में करके बताऊंगा। तो यहां पर हम एक बार इनवॉइस वगैरह हटा देते हैं, ठीक है। सिर्फ जीएसटी नंबर डालते हुए, रेगुलर स्कीम लेते हुए आपको ये सेटिंग्स डाल देनी, और उसके बाद आपको कंट्रोल ए करके बाहर आ जाना गेटवे ऑफ टैली पर। तो ये आपकी दूसरी स्टेप होगी। अब हम देखिए, मैं आपको सेल्फ इनवॉइस गुड्स के केस में भी बताऊंगा और सर्विस के केस में भी बताऊंगा। तो अब मैं जो तीसरा स्टेप लेने वाला हूं, मेरी जो थर्ड स्टेप है, मैं एक आइटम क्रिएट कर देता हूं, ऐसा आइटम बनाता हूं जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। याद रखिएगा, मैं एक आइटम ऐसा बनाने जा रहा हूं जिसपे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो चलिए आइटम क्रिएट करते हैं हम, यहां पर क्रिएट में चलते हैं, स्टॉक आइटम में चलते हैं। मान लो मैं यहां पर कैश्यू नट, ठीक है, काजू, काजू आपको, अब आप सर काजू क्यों लिया, आपको पसंद होंगे बहुत सारे। काजू मैंने इसलिए लिया कि काजू पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 नोटिफाइड गुड्स है काजू। अगर आप किसी किसान से काजू खरीदेंगे और आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, तो आपको रिवर्स चार्ज में उस काजू पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कैश्यू नट लिया है। अंडर ग्रुप कुछ नहीं ले रहा हूं मैं, कैटेगरी कुछ नहीं ले रहा हूं, यूनिट बनानी पड़ेगी। मान लो मैं यहां पर यूनिट बना रहा हूं केजी, किलोग्राम,
और यूक्यूसी में भी मैं केजी दे देता हूं, डेसिमल 3 दे देता हूं, क्योंकि ग्राम में भी हो सकते हैं, है ना, तो 3 डेसिमल डाल देते हैं हम यहाँ पर। और अब ये यहां आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, आपने यूनिट ले लिया, आपको इधर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, इसका HSN कोड स्पेसिफाई कर दीजिए प्रोडक्ट का। मान लो मैंने यहां पर HSN कोड डाल दिया 0801, ऑलराइट। जीएसटी रेट डाल देता हूं, जीएसटी रेट मान लो काजू पे 5% है, तो मैंने 5% डाल दी, ऑलराइट। इसमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आप देखिए, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। क्या नजर आ रहा है? एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, इसको यस करना पड़ेगा। हो सकता है आप जब टैली यूज कर रहे हो और आपको ये नजर नहीं आए। अगर आपको ये नजर नहीं आएगा तो आप F12 करिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा वहीं से, और यहां पर एक ऑप्शन है इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको यस करिएगा। जब आप इसको यस कर देंगे तो आपको यहां पर ये ऑप्शन नजर आएगा, आप इसको यस कर दीजिएगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल ही रखनी है, आप इसको भी यस रखिए। काजू गुड्स है तो आपको गुड्स लेना और सेव कर देना। ये सेटिंग आपको ध्यान रखनी है जब आप आइटम बनाएंगे, ऐसे आइटम जो रिवर्स चार्ज में आप परचेज करने वाले। ऑलराइट, चलिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने काजू बना दिया है, काजू कतली बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी स्टेप मेरी, ठीक है। तो आइटम आप जो भी रिवर्स चार्ज में आपकी एप्लीकेबिलिटी है वो आप बना लीजिएगा। चौथा जो स्टेप होगा आपका वो होगा, एक लेजर भी बनाते हैं क्योंकि सर्विस भी खरीदेंगे हम रिवर्स चार्ज वाली, तो लेजर क्रिएशन। ठीक है, लेजर में मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं कि मान लो आपके ऊपर किसी तरीके की लीगल केस हो गया आपके बिजनेस पे, अब आपको भी अपना एक वकील हायर करना पड़ गया, एडवोकेट आपकी फीस, अपनी फीस लेगा आपसे। तो अगर वो एडवोकेट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, समझना, तो वो आपको फीस लेगा, आपको उस फीस पे जीएसटी सामने से चल के देना पड़ेगा और आपको उस केस में भी सेल्फ इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक लेजर बना लेते हैं, यहां पर क्रिएट में चलते हैं, लेजर में चलते हैं और लीगल फीस क्या बना देते हैं, लीगल फीस या लीगल सर्विसेज। ठीक है, लीगल फीस की जगह मैं लीगल सर्विसेज वर्ड यूज कर लेता हूं। मेरे लिए तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बता दूंगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा कि इस पे भी जीएसटी लगता है एप्लीकेबल। मुझे एसएससी कोड डालना पड़ेगा, तो मैं स्पेसिफाई करूंगा लीगल फीस का एसएससी कोड, मान लो मैंने ये डाल दिया। मुझे रेट डालनी पड़ेगी, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि लीगल फीस पे इंडिया में 18% जीएसटी लगता है सर्विसेज, लीगल सर्विसेज पर। ठीक है, एडवोकेट आपसे जो फीस लेगा 18% सामने से चल के आपको जीएसटी सरकार को देना होगा। तो आपने ये लेजर बना लिया, आपने रेट डाल दी, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। इसको आपको क्या करना है, यस करना है। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी आप यस रखिए और आप इसको सेव कर दीजिए, सर्विसेज लेते हुए सेव कर दीजिए। ऑलराइट, सो ये आपको लेजर बना लेना है, लीगल सर्विसेज। अब जब आपने अपना स्टॉक आइटम भी बना लिया, लेजर भी बना लिया सर्विस का, अब हम सबसे पहले आइटम इनवॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आइटम इनवॉइस। ठीक है, फिर हम अकाउंट इनवॉइस बनाएंगे सर्विसेज के केस में, और हम ये देखेंगे, हम ये परचेज करेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टी से, किससे, और मैं आपको फिर वो सेल्फ इनवॉइस कैसे बनता है वो भी बताऊंगा कि सेल्फ इनवॉइस आपको कैसे बनाना है। तो अगली जो मेरी स्टेप होने वाली है वो होने वाली है, अब देखिए सेल्फ इनवॉइस का रिकॉर्ड भी आपको रखना है, जैसा कि अभी नए नियम आए हैं उसके अनुसार। तो सेल्फ इनवॉइस के लिए मैं एक काम करता हूं, एक वाउचर क्रिएट कर देता हूं। क्या, सेपरेट वाउचर। तो वाउचर क्रिएशन में जाऊंगा मैं और वहां से मैं सेल्फ इनवॉइस का एक वाउचर बना लूंगा। मान लो उस वाउचर का नाम मुझे देना है आरसीएम परचेजेस। क्या नाम दे दूंगा, आरसीएम परचेजेस। ठीक है, तो अब चलिए वाउचर कैसे बनाते हैं आपको ये भी बता देता हूं मैं आपको। परचेज का वाउचर तो ऑलरेडी टैली में होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आरसीएम वाली परचेज को थोड़ा सेपरेट कर लूं, तो इस वजह से मेरे को वाउचर क्रिएट करना है। क्रिएशन में जाऊं, वाउचर टाइप में जाऊं और यहां पर मैं नाम दे देता हूं आरसीएम परचेज। कौन सा वाउचर, आरसीएम परचेज। है तो परचेज ही, हम एंट्री तो परचेज की करेंगे, तो हम मेन वाउचर क्या लेंगे, परचेज। मेन वाउचर टाइप परचेज होगा। वाउचर नंबरिंग आपको ऑटोमेटिक रखनी है, याद रखिएगा, वाउचर नंबरिंग आपको
ऑटोमेटिक रखनी है, और आप चाहें तो इसकी सीरियल नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल को मैं यस कर रहा हूं। मान लो मैं बता रहा हूं कि मुझे एक नंबर से शुरू करनी है नंबरिंग, न्यूमेरिकल पार्ट मेरा 3 होना चाहिए, 3 डिजिट में होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 100 से ज्यादा पूरे साल भर में ऐसे इनवॉइस बन जाए मेरे, क्योंकि इनवॉइस के भी अपने नियम होते हैं। इनवॉइस की सीरियल नंबरिंग कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में चलनी चाहिए, 16 डिजिट से ऊपर की आपकी उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हर साल वो रिवाइज होनी चाहिए, मतलब साल ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर वाइज आपकी नंबरिंग चलनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट 3 रख रहे हैं, प्रीफिल विथ 0 कर देते हैं, क्योंकि जो पहला नंबर होगा वो 001 होगा, फिर 002, ऐसे चलता जाएगा आपका। अब नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी 1 से, और आप यहां पर प्रीफिक्स डाल दीजिए। मान लो आप यहां डाल रहे प्रीफिक्स RCM ऑब्लिक, आगे RCM लग जाएगा 001, और पीछे मैं मान लो फाइनेंशियल ईयर लगाना चाहता हूं तो मैं ऑब्लिक 24 25 लगा देता हूं पीछे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कि नंबर जो होता है, कई बार आपका एक नंबर अलग ही तरीके के फॉर्मेट में होता है, नंबर बीच में आता है, आगे भी कुछ लगा हुआ है, पीछे भी कुछ लगा हुआ है। तो आपने ये सेटिंग्स सेट कर दी RCM इनवॉइसेस की, और अब आप इसको सेव कर ले और बाहर आ जाए वापस से गेटवे ऑफ टैली पर। तो ये आपका स्टेप नंबर 5 होगा, वाउचर क्रिएट करना। अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं पहली, यानी अब मैं आइटम इनवॉइस बनाने वाला हूं। मेरा स्टेप नंबर 6 क्या होगा? आइटम इनवॉइस। मतलब अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से काजू खरीदने वाला हूं जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, और मुझे उससे काजू तो खरीदने हैं, लेकिन उस काजू पे टैक्स लायबिलिटी मेरी बन जाएगी, और मुझे सेल्फ इनवॉइस इश्यू करना है, ठीक है, और उसकी डिटेल मुझे अपने GST रिटर्न में भी डालनी है, याद रखिएगा। तो चलिए अपन देखते हैं आइटम इनवॉइस कैसे बनाएंगे हम। वाउचर में चलते हैं, F9 जब आप प्रेस करोगे, अब देखिए मैं ये है ना, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो 30 डेज के अंदर बिल इश्यू करना है, सेल्फ इनवॉइस इश्यू करना है, ये नियम कब से इफेक्टिव हुआ? अभी मैंने बताया था 1 नवंबर 2024 से। तो हम एक काम करते हैं, अभी दिसंबर महीने में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 14 दिसंबर है, तो मैं आपको RCM परचेज ले रहा हूं। यहां पर कौन सा वाउचर लिया मैंने? RCM परचेज, और मैं यहां से F2 करके डेट डाल देता हूं, मान लो 1 दिसंबर की एंट्री डाल देता हूं। कब की? यस एग्जैक्टली। आप देखिए नंबर ऑटोमेटिक आ गया, RCM ऑब्लिक 001 ऑब्लिक 24 25। ये नंबरिंग आपकी ऑटोमेटिक चलती रहेगी। ये पहला बिल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चलता रहेगा आपका। पार्टी बनानी है, मान लो आप, जैसे जो पार्टी है मेरी, ठीक है, मान लो मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने किसी किसान से खरीदे काजू, तो मैं किसान का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लो किसान का नाम है बताओ, कन्हैया लाल जी, ठीक है, कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल जी, ठीक है। ये हमारे वो किसान हैं जिनसे हमने ये काजू खरीदे हैं, ठीक है, और इसको हम क्या दे देते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर, ऑलराइट। और आपको अब एक चीज ध्यान देना, अब ये राजस्थान के ही है, ठीक है, आपके इस राज्य के हैं, आप इसे क्या कर लीजिए? अनरजिस्टर्ड कर लीजिए। इनका GST स्टेटस क्या करिए? अनरजिस्टर्ड करिए, है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है GST में, इसीलिए तो हम सेल्फ इनवॉइसिंग की बातें कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको सेव कर दिया हमने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे वो पार्टी डिटेल में देखिए अनरजिस्टर्ड ही बता रहा है, GST नंबर नहीं आ रहा है। अब यहां पर पर्टिकुलर लिखा हुआ, मतलब ये आइटम इनवॉइस नहीं है, आपको यहां पर मोड चेंज करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आइटम इनवॉइस। आपने अभी अभी ये पार्टी का पूरा डिटेल डाल दिया है, ऑलराइट। अब आपको परचेज का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं क्रिएट करता हूं। परचेज का नॉर्मल जैसा लेजर आप बनाते हैं वैसा ही आप बना लेंगे। परचेज अंडर ग्रुप परचेज, ठीक है, कोई छेड़छाड़ मत करिएगा, बस नीचे सर्विस की जगह क्या ले लीजिएगा? गुड्स ले लीजिए, ठीक है, कोई रेट वेट आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सेव कर दीजिए इसको। आपको यहां पर प्रोडक्ट लेना है काजू, आपको इसकी क्वांटिटी लेनी है। मान लो आपने ये काजू खरीदे 100 किलो, मान लो आपने इनसे खरीदे 500 रुपए में, 500 रुपए केजी में, यानी 50,000 रुपए की परचेज हो रही है आपकी। कितनी? 50,000 की। सामने वाले को आपको 50,000 रुपए देने, और वो भी आपसे 50,000 रुपए ही लेगा। लेकिन आपको याद हो तो काजू पे 5% GST लगता है, और रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो ऐसे केस में यहाँ पर सामने वाली पार्टी ने तो आपसे GST लिया नहीं होगा,
तो यहाँ कोई जीएसटी के लेजर तो आने नहीं है, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए ही बिल बनेगा और इसमें 50,000 ही दिखेगा। लेकिन अगर आप टैक्स एनालिसिस देखोगे, यहां से टैक्स एनालिसिस के लिए क्या करना पड़ता है, ऑल्ट प्लस ए। तो जैसे आप ऑल्ट ए करोगे तो आपको ये बताएगा कि आपने ये जो प्रोडक्ट है ये खरीदा है 50,000 का और इस पे 2500 रुपए की ड्यूटी बनती है, टैक्स बनता है रिवर्स चार्ज में। और ये 2500 रुपए, देखिए ब्लू कलर में एक नोट भी लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये आपकी लाइबिलिटी है, खरीदने वाले की लाइबिलिटी, बेचने वाले की नहीं है। बेचने वाला तो आपसे 50,000 ही लेगा, बेचने वाला तो आपको बिल भी नहीं दे रहा है, बिल भी आपको स्वयं बनाना है। तो आपने ये बिल ही तो बना रहे हो। अच्छा सर यही होता है सेल्फ इनवॉइस? बिल्कुल यही होता है। अब आपको आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो यहाँ अल्टर F1 करके डिटेल भी देख सकते हैं। 2.5% आपका CGST SGST बनेगा, 1250 इसके ऊपर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। ये न्यू बिल है, आपने खुद नंबर इश्यू किया है, उसने तो बिल दिया नहीं। या RCM 0012425 किसने इश्यू किया? ये हमने इश्यू किया। नंबर किसने डाला? हमने डाला। परचेज किसने दिखाई? हमने दिखाई। हमारी लाइबिलिटी किसने बुक की? हमने बुक की। ऑलराइट, अब आप अगर इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के भी रखना चाहते हैं ना, तो मैं बताता हूं कैसा होगा। जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, वापस पेजअप कर रहा हूं। अब मैं अल्टर P करके प्रिंट पे जा रहा हूं, ठीक है। और आप देखिए प्रीव्यू, जब आप अपने ही बिल का प्रिंट देखोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, आपका डिटेल ऊपर नजर आएगा। यहाँ पर सप्लायर सामने वाले का नीचे नजर आएगा, लेकिन सप्लायर का कहीं जीएसटी का जिक्र नहीं होगा। आपका जीएसटी नंबर दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ इनवॉइस नंबर भी दिख रहा है, डेट भी दिख रही है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दिख रही है, HSN भी दिख रहा है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी भी दिख रही है, रेट भी दिख रही है, अमाउंट भी दिख रहा है, नीचे इसके ऊपर जीएसटी जो बन रहा है वो भी दिख रहा है। और सबसे खास बात देखिए, एक लाइन दिख रही है, क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। इसीलिए यहां पर नहीं जोड़ा गया है, ये कहलाता है सेल्फ इनवॉइस। लेकिन सर इसकी हेडिंग तो जीएसटी इनवॉइस लिखी हुई है तो जीएसटी इनवॉइस ही है ना, भले जीएसटी नहीं है लेकिन देना तो आपको पड़ेगा इस इनवॉइस के ऊपर जीएसटी, ठीक है। अच्छा, हेडिंग भी बदल सकते हो आप। आपको लगता है कि यार सर हेडिंग सेल्फ इनवॉइस होनी चाहिए, मैं प्रिंट निकाल के एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करके चल रहा हूं। चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइटल पे जाना है और टाइटल में नाम चेंज कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी हेडिंग क्या रखनी है, सेल्फ इनवॉइस, आप सेल्फ इनवॉइस रख दीजिए। सब टाइटल में आप चाहते हो कि आपका टाइटल, सब टाइटल भी बदले, RCM परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, यहां आप लिख सकते हो RCM परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ये आपका सब टाइटल हो गया। अब आप इसको प्रिंट करिए। सो आप देख सकते हैं आपका यहां पर सेल्फ इनवॉइस, RCM परचेजेस फ्रॉम लिखना था मुझे, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और ये आपका पूरा सेल्फ इनवॉइस। इसको कहते हैं सेल्फ इनवॉइस। आपको ये एंट्री 30 दिन के अंदर अंदर अपनी बुक में करनी होगी जब भी आप कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हैं। किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। ऐसा गुड्स या सर्विसेज जिस पर RCM में लायबिलिटी किसकी बनेगी? हमारी बनेगी। अच्छा सर, अगर लायबिलिटी हमारी बनेगी तो क्या इस एंट्री को करने के बाद मेरे जीएसटी के रिटर्न में इसका रिफ्लेक्शन जाएगा? चलिए देखते हैं, बाहर निकलते हैं, DOG प्रेस करते हैं। देखिए परचेज है ये, तो GSTR 1 से तो इसका कोई नाता है नहीं। किससे होना चाहिए? 3B से होना चाहिए। चलिए 3B में चलते हैं। सर कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। अरे डेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि ये नवंबर का दिख रहा है। आपने एंट्री कब की? F2 करिए, यहां से आप 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का अपना 3B देखिए। आपका काम हो गया। देखिए आपकी, सबसे पहले मैं बता देता हूं, GSTR 3B का जो टेबल नंबर 3.1 होता है उसमें आपकी लायबिलिटी दिखती है। और आप देख सकते हैं इसमें जब आप जाके देखोगे तो इसमें आप देखिए 3.1 का D पॉइंट देखिए, इनवर्ट सप्लाई ली है जिस पर क्या बन रहा है? रिवर्स चार्ज 50,000 के लिए 1250 का CGST है। GST यहाँ आके खड़ा हो गया। अच्छा, आज की तारीख में हम GST रिटर्न भी किससे भरते हैं? टैली जैसे सॉफ्टवेयर से ही भरते हैं। तो आप यहीं से ये वैल्यूज GST पोर्टल पे क्या करने वाले हो? अपलोड करने वाले हो। तो ये वैल्यू यहां से अपलोड होगी तो वो उस GSTR 3B में वो डेटा वहीं जाकर रिफ्लेक्ट करेगा जहां यहां दिख रहा है। याद रखिएगा, फिर आपको वहां से फाइल करना है। दैट्स इट। सो आपने किया तो काम उधर वाउचर में जाके एंट्री की, लेकिन रिफ्लेक्शन कहां गया? आपके 3B में आ गया। और आना जरूरी भी है, अगर नहीं आया यहां पर तो आपने गलत किया कुछ ना कुछ।
याद रखिएगा। अच्छा, ये तो लाइबिलिटी खड़ी हो गई, लेकिन सर अगर मैं 2500 रुपए से सामने से चल के जीएसटी चुकाऊंगा रिवर्स चार्ज में, तो मुझे इनपुट भी तो मिलेगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। देखिए इनपुट में भी नजर आ रही है आपकी ये आईटीसी, आप देख सकते हैं इनपुट में। आप देखिए टेबल नंबर 4A के अंदर आप जब जाके देखोगे एलिजिबल आईटीसी में, तो आपको टेबल नंबर 4A का थर्ड पॉइंट देखिए आप, इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज में आपको नजर आएगी 1250 की इनपुट 2500 की। तो आपकी लाइबिलिटी लेजर मतलब आपका जो 3B है उसमें लाइबिलिटी वाले कॉलम में भी वो खड़ा मिलेगा आपको अमाउंट 2500 रुपए का, और 3B के इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा 2500। ऑलराइट, लेकिन सर एक नियम है। मैंने कहा क्या? बोले कि सर आपने इसको जीएसटीआर 3B में बता दिया, एनुअल रिटर्न में भी दिखेगा ये, देखिए आप एनुअल रिटर्न में भी ये अपनी जगह नजर आएगा, लाइबिलिटी में भी नजर आएगा, रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी में, और इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ये अमाउंट आपको नजर आएगा, लेकिन बुक्स में नजर नहीं आएगा। बैलेंस शीट में आप जाओगे तो जब आप रिवर्स चार्ज में अपनी लाइबिलिटी, आपने रिवर्स चार्ज में 50,000 की परचेज की है आपने, तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर नजर आ रहे हैं 50,000 के। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी वो 2500 रुपए की लाइबिलिटी दिखनी चाहिए, और आईटीसी भी 2500 रुपए की दिखनी चाहिए, जो नहीं नजर आ रही। तो इसके दो तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका ये होता है कि अगर मुझे मेरी बुक्स में दिखाना है, वैसे तो जब आप जीएसटी रिटर्न्स को रिकंसाइल करेंगे अपनी बुक्स के साथ तो वो आपका रिकंसाइल हो जाएगा फिगर। अन्यथा अगर आपको बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना है, अपनी लाइबिलिटी को भी बुक करना है और आईटीसी को भी बुक करना है, तो इसकी बुक करने की एंट्री करनी पड़ती है। अगर बुक्स के अंदर दिखाना है तो, अभी बुक्स में नहीं दिख रही, अगर मुझे बुक्स में दिखाना है तो मुझे इस केस में 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी। बताता हूं कौन कौन सी। पहली एंट्री, ध्यान से देखना आप लोग। पहली एंट्री में जैसे वाउचर्स में ही F7 में जर्नल में 31 दिसंबर को जनरली हम लोग अपनी आरसीएम की लाइबिलिटी को बुक करते हैं, तो आप 31 दिसंबर के केस में आप एंट्री करोगे, तो मैं 31 दिसंबर ले लेता हूं। यहां पर जर्नल में आया हूं, यहां एक ऑप्शन होता है Alt+J स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, इसमें जा रहा हूं, जीएसटी ले रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं टैली को कि मुझे इस एंट्री को इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपनी टैक्स लाइबिलिटी और अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों क्या करनी है, इंक्रीज करनी है ना। रिवर्स चार्ज में आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, और जब आप उसका पेमेंट करोगे तो आपको इनपुट भी मिलेगी। तो आप इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी पर क्लिक करेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा, तो मैंने बोला कि मैंने किससे परचेज किया है, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया। ओके, वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं डेबिट में। अब देखिए कभी भी ध्यान देना, अगर आप लोग कॉमर्स के जानकार हो, जो कि हो ही हो, ऑब्वियस सी बात है, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के आपको अपनी बुक्स में लेजर बनाने पड़ते हैं। और अगर आप टैली के अच्छे जानकार हो तो आपको यह भी पता होगा कि ये तीनों लेजर कॉमन लेजर बनते हैं। कॉमन लेजर क्या होते हैं? परचेज में भी इन्हीं का यूज करते हैं और सेल्स में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हम टैली में आज की तारीख में इनपुट के आउटपुट के लेजर अलग अलग नहीं बनाते हैं, हम कॉमन लेजर से इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग लेजर बनाऊंगा तो फिर वो इनपुट के 3 अलग बन जाएंगे, आउटपुट के 3 अलग बन जाएंगे। तो मैंने यहां पर कॉमन लेजर मान लो बनाने हैं, तो मेरे को 3 ही बनाने। अच्छा 3 अभी वाले केस में तो मुझे 2 ही बनाने। तो चलिए मैं सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर बना लेता हूं यहां पर। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, आईटीसी बुक करने का मतलब है सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करना। सुनना मेरी बात, कितने से? 1250 से। और लाइबिलिटी बुक करना मतलब इन्हीं अकाउंट को क्रेडिट करना, कितने से? 1250। मैं आपको 2 पैटर्न बता रहा हूं, एक पैटर्न ये है, आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, दूसरा पैटर्न भी बताऊंगा आपको मैं। तो ये एंट्री मेरे को करनी है, याद रखिएगा। कौन सी? सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करना। जब मैं इन दोनों अकाउंट को डेबिट करूंगा तो ये मैं अपनी आईटीसी को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। और जब मैं इन्हीं दोनों अकाउंट को क्रेडिट करूंगा तो मतलब मैं अपनी लाइबिलिटी को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। और एक ही एंट्री में मैं अपनी इनपुट और अपनी लाइबिलिटी दोनों को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। इसका ये मीनिंग होता है। ऑलराइट, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहां पर अल्टर सी करके बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने लेजर नहीं बनाए। सीजीएसटी
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, सीजीएसटी है, और रेट वगैरह नहीं डालनी क्योंकि आप कॉमन लेजर यूज कर रहे हो। कितना परसेंट होगा? 2.5% होगा। कितनी वैल्यू का 2.5% होगा? 50,000 का 2.5% होगा। आपने 50,000 की तो परचेज की, ओके। कितना होता है वो? 1250। वापस डेबिट करो, अल्टर सी करो और एचजीएसटी का लेजर बनाओ। एचजीएसटी, ऑलराइट। 2.5% ये भी 50,000 का, यानी ये भी कितना होगा? 1250। आपने सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर डेबिट करना मतलब ये कि आप अपनी इनपुट इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इनपुट इंक्रीज कर रहे हो। और अब इन्हीं लेजर को जब आप इन्हीं अमाउंट से क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, मतलब क्या? आप अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये 1250 से क्रेडिट करना है सीजीएसटी को, और एचजीएसटी को भी क्रेडिट करना है 1250 से। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपने ये एंट्री की तो बुक्स में इसका इफेक्ट आ जाएगा, नो डाउट। सीजीएसटी एचजीएसटी के लेजर में जाके देखोगे, आपको डेबिट क्रेडिट दोनों होता हुआ दिखेगा, बुक्स में आ जाएगा इसका इफेक्ट। लेकिन जो आपका जीएसटीआर 3B बना ना, उसमें वो जो पहले की एक एंट्री की आपने परचेज वाली, उसमें वो ऑटोमेटिक जो अमाउंट्स दिख रहे थे वो हट जाएंगे, इस एंट्री का इफेक्ट आ जाएगा। बताता हूं कैसे। अब आप देखिए यहां पर, जैसे मैं इसको यस करता हूं, मुझे बताना पड़ेगा मैंने किससे खरीदा? कन्हैया लाल जी से खरीदा। बाकी डिटेल मुझे डालने की जरूरत नहीं। गुड्स खरीदे हैं तो आप बता दीजिए गुड्स है, ठीक है। और आप इस एंट्री को सेव कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो ले लीजिए। अगर आप ये एंट्री करते हैं तब करनी है आपको ये एंट्री जब आप अपनी बुक्स में अपने लेजर्स के इफेक्ट्स चढ़ाना चाहते हो, अन्यथा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। चलिए हम इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं अपने लेजर्स के अंदर। देखिए DAL, टैली का एक शॉर्टकट की होता है, दाल, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर। उसमें आए सीजीएसटी के लेजर में जाए, आप देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों दिख रहा है। डेबिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, दिख रहा है। इस एंट्री से आया ही है, वरना नहीं आता। दूसरी बात, अब आपको मैं वापस जीएसटीआर 3B दिखाता हूं। चलिए, आपको एक आश्चर्य होगा कि पहले जब आपका जीएसटीआर 3B बना था, डेट चेंज कर रहा हूं मैं, तो आप देखिए इसमें आपकी एक एंट्री नॉट रिलीवेंट में चली गई है। अभी तक मैंने कितनी एंट्रियां की? 2। एक एंट्री नॉट रिलीवेंट में चली गई और एक एंट्री इंक्लूडेड इन रिटर्न में आ गई। जो इंक्लूडेड इन रिटर्न में आ गई वो ये वाली एंट्री जो अभी मैंने पास की, और जो एंट्री नॉट रिलीवेंट में चली गई वो एंट्री है जो हमने पहले पास की थी, परचेज वाली। और इस एंट्री को पास करने से पहले वो एंट्री रिलीवेंट थी इस रिटर्न के, लेकिन जैसे ही आपने इस एंट्री को उसके अगेंस्ट में क्या किया? पास किया, ये एंट्री आपकी नॉट रिलीवेंट में चली गई। तो बात ऐसा नहीं है कि ये एंट्री करने से आपके डबल डबल इफेक्ट दिखेंगे, एक का इफेक्ट बंद हो जाएगा, दूसरे का दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट। अब आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि सर हम अपनी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी को तो हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ता है। मैंने कहा हाँ, चालान के माध्यम से आपको पेमेंट करना पड़ता है उसका। तो आप जब पेमेंट करोगे तो क्या होगा? मैंने कहा बताता हूं क्या होगा। चलिए, आपको पेमेंट की एंट्री करनी होगी। किसकी? पेमेंट की। वाउचर में चलते हैं, पेमेंट में जाते हैं। मान लो मैं अपने आरसीएम की लाइबिलिटी का पेमेंट करने जा रहा हूं, तो मुझे यहां से क्या करना है? पेमेंट वाउचर में आना है, ऑटोफिल में जाना है। कहां पर? ऑटोफिल में। स्टैट्यूटरी पेमेंट, जीएसटी, कौन सा पेमेंट है ये? रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है ये। कौन सा? और कौन से महीने का? क्योंकि जो देखिए ये लाइबिलिटी बुकिंग करना हुआ या आरसीएम में अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करना हुआ, ये आपको पूरे महीने का एक ही बार करना है। पूरे महीने भर के जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका आप टोटल करिए और उससे आपको ये एंट्रियां पास करनी है बेसिकली। तो यहां पर मान लो पूरे महीने भर की ये टोटल मेरी जो बन रही है उससे मैं आरसीएम की लाइबिलिटी का क्या कर रहा हूं? पेमेंट करने जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर बता दिया कि दिसंबर महीने की रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी का मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। ओके, सीजीएसटी को आप डेबिट करिए, उसी अमाउंट से कितना था? 1250। एचजीएसटी को भी डेबिट करिए, उसी अमाउंट से कितना था? 1250। और क्रेडिट कर दीजिए किसको? आप पेमेंट कर रहे हो मतलब आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने बैंक से ही चालान बनाया होगा, तो आप यहां पर अपना जो भी बैंक अकाउंट है, मान लो मेरा बैंक अकाउंट है एचडीएफसी,
ठीक है, मैंने अकाउंट डिटेल वगैरह डाल देनी है यहाँ पर, आपको ये एंट्री करनी होती है जब आप रिवर्स चार्ज में जो लाइबिलिटी है उसका क्या करते हो, पेमेंट करते हो। ऑलराइट, और यहां आपको डिटेल भी डालनी पड़ेगी। जैसे देखिए मैं यहाँ चेक नंबर डाल रहा हूँ 123450, मान लो ये मेरा चेक नंबर है जो मैंने इश्यू किया है। डिटेल्स में मुझे अपने चालान की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी कि मैंने चेक से पेमेंट किया है, HDFC बैंक से पेमेंट किया है, मेरा जो CPIN नंबर जो भी जनरेट होगा वो मेरे को यहाँ डालना, SIN नंबर डालना, मान लो जो भी जनरेट होगा, ठीक है, मेरा ब्रांच का कोड, पेमेंट डेट मान लो 31 दिसंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर वापस डालिए आप यहाँ पर, और इंस्ट्रूमेंट की डेट डाल दीजिए 31 दिसंबर। ये पूरी आपको अपना चालान डिटेल डालनी है और आप इस एंट्री को सेव करिएगा। जैसे आप इस एंट्री को सेव करिएगा, अब आप देखिए अगर आप अपनी बैलेंस शीट में जाकर चेक करते हैं तो आपने अपनी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, इसलिए आपका बैंक अकाउंट क्या आ रहा है, अभी था ही नहीं पैसा और आपने पेमेंट कर दिया तो माइनस में आ रहा है, राइट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए आपको माइनस में नजर आ रहा फिगर। कभी भी ध्यान देना, बैलेंस शीट में अगर मेरा लायबिलिटी साइड में ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस में नजर आता है मतलब मैं मांग रहा हूं सरकार से, ये मेरी इनपुट है। प्लस में नजर आता है मतलब मेरी लायबिलिटी, माइनस में नजर आ रहा मतलब मेरी ITC बन रही है जो मैं मांग रहा हूं सरकार से। किसकी बन रही है, CGST HGST की बन रही है 1200 की। तो ये दो एंट्रियां करने के बाद आपको यहां पर इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट नजर आएगी आपको यहां पर कि आपको इनकी ITC लेनी है, ठीक है। जब आप इस पे एंटर करोगे किसी एक पर तो आपको ये दिखेगा कि आपने पहले तो अपनी लायबिलिटी और ITC दोनों बुक की, उसके बाद आपने अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। अब आपके जो 1250 रुपए बन रहे हैं ये आपकी इनपुट है जो आपको 3B भरते वक्त क्लेम करने हैं। तो ये बुक्स पर इफेक्ट है इसका, लेकिन ये कई सारे लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि सर ये इतने माथा फोड़ी तो हमसे नहीं होती बेसिकली। तो देखिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। मैं इन दोनों एंट्रियों को डिलीट मार रहा हूं। एक मिनट डिलीट मारने से पहले आपको ये बता देता हूं कि चालान की एंट्री आपको चालान रिकॉन्सिलेशन में नजर आएगी। देखिए GST में गए वापस GST रिपोर्ट्स में, और आप यहां पर आप देख सकते हैं चालान रिकॉन्सिलिएशन में आपको ये नजर आएगी जो आपने पेमेंट किया है टैक्स का, ठीक है। अब मैं खुशी खुशी इन दोनों एंट्रियों को डिलीट मार रहा हूं और तीसरा तरीका मतलब दूसरा तरीका बता रहा हूं कि ये नहीं करता तो क्या करता, ठीक है, बताता हूं। हम चलते हैं बाहर वापस से डे बुक में चल लेते हैं। अभी तक टोटल हमने कितनी एंट्रियां की, 3 में से ये 31 तारीख की 2 एंट्रियां, इन दोनों को हम 1 बाई 1 क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब सिर्फ एक एंट्री रह गई हमारी, वो है 1 दिसंबर की। कौन सी वाली, परचेज वाली, ठीक है। अब आपका मीनिंग मतलब आपका जो मेन मतलब होता है वो यही होता है कि यार हमारी GST की रिपोर्ट्स में सही दिखे, जो कि दिख रहा है। कहां दिख रहा है, 3B में भी दिख रहा है और एनुअल कंप्यूटेशन में भी दिख रहा है। 3B में आप जाके देखोगे दिसंबर में तो बिना GST एडजस्टमेंट एंट्रियों के, बिना अपनी लायबिलिटी और ITC इंक्रीज करने की एंट्रियों के भी आपको यहां पर वो सारे फिगर दिख रहे हैं जहां जहां दिखने चाहिए। यानी वो एंट्री जो पहली आपकी नॉट इंक्लूडेड में नजर आ रही थी अब किस में नजर आ रही, इंक्लूडेड में नजर आ रही है। आप देखिए ये परचेज 50,000, इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आप इसके अगेंस्ट में लायबिलिटी और ITC इंक्रीज करने की एंट्री नहीं करोगे तो ये आपकी इस रिटर्न में इंक्लूड रहेगी। जैसे ही वो एंट्री करोगे ये हट जाएगी और वो इंक्लूड हो जाएगी। अब दूसरी चीज, मेरे को ये 2500 का पेमेंट करना मान लो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री करूं, किसकी, कोई लायबिलिटी ITC बुक करने की एंट्री नहीं करूं। चलिए करते हैं, ये दूसरा पैटर्न बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी को क्या करना है, पे करना है। तो आप डायरेक्ट वाउचर में जाएंगे, मान लो ये आप पेमेंट कब कर रहे हो, 31 दिसंबर को। आपको सेम टू सेम अभी जो अपन ने पेमेंट की एंट्री की थी वैसे ही ऑटो फिल करना है। स्टैट्यूटरी पेमेंट GST टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज, दिसंबर का पूरा टैक्स है ये, और आप यहां CGST को डेबिट करिए कितने से, 1250 से, और HGST को डेबिट करिए 1250 से, और आप टू बैंक कर दीजिए। और आपको वो सारी डिटेल दोबारा भर देनी है जो आपने भरी थी, अपना चेक नंबर और अपना चालान का डिटेल आप वापस से डाल दीजिए यहाँ पर। मान लो अब की बार मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डालता हूँ, ये मैंने बैंक डाल दिया और चालान मेरा चेक नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और डेट डाल देता हूँ। आपको सिर्फ पेमेंट की एंट्री करनी, किसकी, जब भी आप लायबिलिटी का क्या करोगे, पेमेंट करोगे, RCM की लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, ठीक है। आप जैसे ही ये एंट्री पास करोगे आप देखिए आपकी बुक्स में भी इसका इफेक्ट दिखेगा। आपको यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस में दिख रहे हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स लायबिलिटी का तो आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, मतलब सरकार को आपने लायबिलिटी चुका दी, और चुकाते ही किस में खड़ी हो गई, ITC में खड़ी होगी। इसलिए आपको
इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और इंक्रीज ऑफ आईटीसी की एंट्री करने की जरूरत कतई नहीं है। आपको सिर्फ दो एंट्री करनी, एक परचेज की और दूसरी टैक्स के पेमेंट। ऑलराइट, आपको ये देखिए आप डेबिट में नजर आ रहे हैं, मतलब आप अब इनपुट क्लेम कर पाओगे, जो कि 3B में वैसे ही दिख रहा है इनपुट में। और अगर आप रिपोर्ट में जाएं तो आप जीएसटी रिपोर्ट में भी अगर आप जाएं तो आप चालान में भी जाके देखिए, आपने अभी जो चालान बनाया वो दिखेगा आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगा। लेकिन सर एक कंफ्यूजन है। मैंने कहा बोलो सर, आपने तो ये एक परचेज की एंट्री की और उसका पेमेंट किया। मान लो पूरे महीने भर में हमारे ऐसी कई सारी परचेजेज है और अलग अलग तरीके की परचेज है जिसपे हमारी किसमें लायबिलिटी बन रही, रिवर्स चार्ज में। तो फिर वो मेरे को कितना पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है, कितना पेमेंट आरसीएम की लायबिलिटी का मुझे चालान बनाना है, ये कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि एक एंट्री में तो हमें पता था कि 2500 ही है, लेकिन सोचिए 100 एंट्रियां ऐसी, तो आपको कहां से पता पड़ेगा? इसका भी सॉल्यूशन देता हूं आपको मैं। आप अपनी जीएसटी रिपोर्ट्स में जाइएगा और सबसे लास्ट में आपको अदर रिपोर्ट्स में जाइएगा, वहां पर आपको अपनी रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई नजर आएगी। यहां पर जैसे ही एंटर मारोगे आपको अपनी सारी की सारी सप्लाई नजर आएगी रिवर्स चार्ज की। अभी एक एंट्री हुई तो वो बता रहा है कि भाई आपने परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर कितना किया है, 2500, और ये 2500 आपने इनपुट यानी गुड्स खरीदे हैं, उस पर आपने 2500 रुपए की आपकी लायबिलिटी आपको पे करनी। यहां से आपको पता पड़ जाएगी कि आपकी टोटल कितनी बनती। सर लेकिन एक ही एंट्री है तो एक ही दिख रहा है। चलिए अब दूसरी करते हैं और मैं आपको वापस यहां आके बताऊंगा दूसरी एंट्री। अब मैं बताने वाला हूं आपको अगला केस। तो आइटम इनवॉइस हम बना चुके हैं और स्टेप नंबर 6 में मैंने आपको वैसे तो काफी स्टेप नंबर 7 वाले काफी सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको अपनी आरसीएम लायबिलिटी का पेमेंट करना सिखाया मैंने आपको। आरसीएम लायबिलिटी पेमेंट कैसे करते हैं, बुक कैसे करते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बताए मैंने। बुक करने की कतई जरूरत नहीं है, पेमेंट करने की आप एंट्री कर सकते हो, वो भी तब जब वो पूरी की पूरी सारी एंट्रियां पूरे महीने भर की एक साथ करनी होती है। इसलिए अभी मैं एक काम करने वाला हूं, पेमेंट की एंट्री को भी वापस से डिलीट मार रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी सिंगल बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया है, मैं वापस से डिलीट मार रहा हूं इसको। अब मैं बताने वाला हूं आपको, पहले एक सर्विस खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। मतलब सर्विसेज ली मैंने एडवोकेट से, कोई मामला कोर्ट तक चला गया बिजनेस का, अब मुझे ऑब्वियस सी बात है अपनी फेवर में भी तो वकील हायर करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर एक दिसंबर की एंट्री कर रहा हूं। परचेज के अंदर आरसीएम परचेज दिखाऊंगा इसको भी, और चेंज मोड में जाके मैं क्या ले लेता हूं, अकाउंट इनवॉइस, क्योंकि सर्विसेज की एंट्री अकाउंट इनवॉइस में होती है। ऑलराइट, आप देखिए यहाँ पर नंबर देखिए, आप ऑटोमेटिक क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, नंबरिंग ऑटोमेटिक चलेगी, सीरियल नंबरिंग, ठीक है। और अब आपको सप्लायर ने तो कोई इनवॉइस दिया ही नहीं, इसीलिए तो सेल्फ इनवॉइस बना रहे हो आप। ऑलराइट, पार्टी नेम में अब की बार एक वकील साहब को बना लेते हैं हम, एडवोकेट, मान लो एडवोकेट अपने मिलन जैन, ठीक है, ये एडवोकेट है और मेरे लिए तो ये क्रेडिटर हैं क्योंकि मुझे इनकी फीस चुकानी है। और एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो राजस्थान की, और आप यहाँ बताओगे अनरजिस्टर्ड मान लो, ठीक है, छोटे एडवोकेट है, और आप इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको पार्टी डिटेल पूरी भरी भराई आ जाएगी, एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा उनका। और आपने जो लीगल सर्विसेज का लेजर बनाया था वो आपको यहाँ पर लेना है। आपने वकील साहब को कितनी फीस देनी है, मान लो 50,000 देनी। सुनना, गुड्स भी मैंने 50,000 के खरीदने की एंट्री की, जिसपे 2500 का टैक्स बना 5% के हिसाब से। यहां पर 50,000 पे आपका 9,000 का टैक्स बनेगा, 4500 CGST है GST, क्योंकि सर्विसेज पर कितना टैक्स है, 18%। ऑलराइट, तो अब वकील साहब तो आपसे टैक्स लेंगे नहीं, ठीक है, ये 18% दिख रहा है, आप देखिए, वो तो आपसे टैक्स लेंगे नहीं, तो आपको भी यहाँ टैक्स नहीं जोड़ना इस एंट्री में, आपको तो उनको 50,000 ही देने हैं। तो आपकी बुक्स में वो 50,000 से ही लाइबिलिटी में खड़े मिलेंगे जब तक आप उनको पे नहीं करते। लेकिन जब आप अल्टर ए करोगे तो आपको ये दिखेगा कि भैया आपने ऐसी सर्विस ले ली जिसपे क्या बन रहा है, रिवर्स चार्ज कितना, 9,000। ये देखिए आप, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। जब आप अल्टर F1 करोगे, डिटेल भी देख सकते हो आप, 4500 CGST HGST। ओके सर, सेव कर देते हैं। अब सेल्फ इनवॉइस की बात करें तो प्रिंट अगर निकालते हो आप इसका, सेल्फ इनवॉइस इश्यू करोगे तो आपको इसका जब प्रिंट देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख लीजिए आप,
तो आप देखिए, आपको ये प्रीव्यू में ऊपर सेल्फ इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपको एक ही बार टाइटल बदलना होगा, ठीक है। और आप देखिए ये आपकी डिटेल आ रही है, ये हमारे वकील साहब हैं और ये बिल नंबर है, ये लीगल सर्विस हमने उनसे ली है। अच्छा, इस केस में आपने डायरेक्ट अमाउंट ही दिखता है, ठीक है, कोई आपकी क्वांटिटी वगैरह तो दिखती नहीं है सर्विस के केस में। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जीएसटी की डिटेल्स दिख रही है, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज दिख रहा है, ये आपका सेल्फ इनवॉइस। ऑलराइट, आप अगर प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी मेंटेन करते हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, तो आपकी दूसरा नंबर का बिल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे प्रिंट निकाल के रखने की जरूरत नहीं, आपकी बुक्स में एंट्री होनी चाहिए टाइमली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं, चलिए ये तो मैंने एंट्री कर ली है, ठीक है, ये मैंने एंट्री कर ली है। अब मैं इसका भी इफेक्ट देखता हूं। अभी एक तरह से देखे तो मैंने आपको बहुत सारी एंट्रियां की, लेकिन वापस डिलीट भी मारी है। अभी तक मेरी बुक्स में कितनी एंट्रियां हैं? अब सिर्फ 2 एंट्रियां होगी, एक काजू खरीदने की एंट्री कन्हैया लाल जी से, और एक लीगल सर्विसेज की एंट्री एडवोकेट मिलन जैन जी से, ठीक है। अब आप ये 2 एंट्रियां की, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी है, परचेज में की, सेल्फ इनवॉइस बनाए आपने इनके, ठीक है। और आप अब अपना जीएसटीआर 3B देखिए, दिसंबर का। आपको अब पूरी देखिए जीएसटीआर 3B में 1 लाख रुपए नजर आ रहा है, 50-50 दोनों जुड़ गए। और आप इसमें जाके देखिए इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज में दोनों बिल आपके नजर आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के, दोनों के अमाउंट दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड फिगर भी आप देख सकते हैं, 1,57,50 दिस इज द कंसोलिडेटेड फिगर एंड यू हैव टू पे फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर दिस अमाउंट। अगर पूरे महीने में 2 बिल ही बनते हैं, आप सोचिए पूरे महीने में 100 बिल बनेंगे, 100 ही की टोटल दिख जाएगी। इतना आपको पे करना है और इतना ही आपको फिर इनपुट मिलने वाला है। और ये फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप पेमेंट करोगे, चलान बनाओगे। आरसीएम की लायबिलिटी का पेमेंट हमें कैश लेजर से करना पड़ता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के साथ हम आरसीएम की लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते, नियम है, याद रखिएगा। ऑलराइट, अभी हमारा एक क्लाइंट है जिनका मेटल का इंपोर्ट का काम है, उनका 80 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, और 80 करोड़ का जो टर्नओवर है वो 80 करोड़ में से हो सकता है 60 करोड़ रुपए इंपोर्ट करते हैं विदेश से। तो इंपोर्ट पे रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी चुकाना पड़ता है। तो जब आईजीएसटी आपको रिवर्स चार्ज में चुकाना पड़ता है, तो वहां पर उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता ही होगा 100%, बिकॉज वो जो 60 करोड़ है वो कैसे चुकाना है, सॉरी 60 करोड़ की परचेज, उस पर जो भी टैक्स बनता है, मान लो 9-10 करोड़ का, वो तो किसमें चुकाना है? कैश लेजर से चुकाना है। तो आपके पास एनी टाइम लिक्विडिटी रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी बन रही है उसका पेमेंट आपको कैश में करना। आईटीसी तो बाद में मिलेगी, आप समझना, आईटीसी तो बाद में मिलेगी, पहले तो लायबिलिटी चुकाओ कैश लेजर से। सो ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपको कैश लेजर से चुकानी हो। 3B में पूरा इफेक्ट आ गया आपका, लायबिलिटी में भी आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पूरा 5750 से दिख रहा है, और एनुअल कंप्यूटेशन में भी आपको ये पूरा इफेक्ट दिख जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। और अगर आपकी बुक्स की बात करें तो बुक्स में देखिए ये नहीं आएगा अभी तक इफेक्ट, सीजीएसटी एसजीएसटी के लेजर कहीं यूज में अभी तक आपने लिए नहीं है, तो आपको बुक्स में अपनी लायबिलिटी नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये देखिए क्रेडिटर 1 लाख से दिख रहे हैं, 1 लाख से, तो क्रेडिटर आपके 1 लाख से दिख रहे हैं, और जो लीगल सर्विसेज की वजह से आपका लॉस दिख रहा है 50,000 से, ठीक है। तो बुक्स में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, वो कब नजर आएगा? जब मैं पेमेंट करूंगा, और पेमेंट करते ही वो मेरी आईटीसी के रूप में नजर आएगा। 5750 रुपए का पेमेंट करना है। कितना सर? लेकिन ये हमें कहां से पता पड़ेगा? अरे भैया कहां से पता पड़ेगा? जीएसटी रिपोर्ट्स में जाइए पूरे महीने के एंड में, और अदर रिपोर्ट्स में जाइए और रिवर्स चार्ज सप्लाई पर क्लिक करिए, यहां से सब कुछ पता पड़ जाएगा आपको कि कितना आपने अनरजिस्टर्ड परचेज किया है, अनरजिस्टर्ड परचेज रिवर्स चार्ज में, उसमें से इनपुट कितना लिया है, सर्विसेज कितना लिया है, कैपिटल गुड्स कितना लिया, अगर कोई कैपिटल गुड्स भी है तो आपको यहां पर नजर आएगा। टोटल मिला के कितना? 11,500 रुपए। और सर ये तो 11,500 टोटल जो दिख रहा है, ये तो टोटल दिख रहा है, आधा आधा कर लो सीजीएसटी एसजीएसटी। और अगर यहां पर भी दिक्कत है तो आप यहां पर डिटेल ही है वैसे, ठीक है। आपको फिर अगर यहां पर आप एंटर मारोगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि कितना सीजीएसटी एसजीएसटी है, दोनों पे इनपुट कितना बना, सर्विसेज कितना बना। सर ये अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि भैया जब आप एनुअल रिटर्न भरते हो, जब जीएसटीआर 9C भरते हो, जीएसटीआर 9 भरते हो, तो वहां पर आपको बकायदा ये बताना पड़ता है कि आपकी इनपुट पे कितना टैक्स बन रहा है, आपके सर्विसेज पे कितना बन रहा है, वहां आपको बाइफरकेशन दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर टैली सब कुछ हेल्प करके देता है कि भैया सब साथ में ज्वाइंट करके भी देख सकते हो, अलग अलग भी देख सकते हो। अब मैं करने जा रहा हूं इस 11,500 का पेमेंट। चलिए किसमें करूंगा एंट्री?
कहीं लाइबिलिटी बुक करने की एंट्री नहीं करनी है, डायरेक्ट पेमेंट करिए। आप पेमेंट में जाइए, वाउचर में F5 ले लीजिए, तारीख आप महीने की आखिरी तारीख ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आखिरी तारीख हो, वो अगले महीने भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो 3B भरते वक्त पेमेंट करते हैं, तो दिसंबर का अगर मेरा RCM का लाइबिलिटी, तो मैं 20 जनवरी से पहले उसका पेमेंट करूंगा, तो फिर 3B भरूंगा, तो कोई जरूरी नहीं कि आप 31 तारीख को ही करो। लेकिन फिलहाल मैं अपन सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो चलिए पेमेंट में जा रहे हैं। पेमेंट में कैसे एंट्री करनी है? ऑटोफिल में स्टैट्यूटरी पेमेंट, GST और रिवर्स चार्ज, और कब से कब तक का? अच्छा सर एक चीज समझ में आ गई इससे। मैंने कहा क्या? बोले हम परचेज तो अलग अलग करेंगे पूरे महीने भर में। मैंने कहा हाँ, लेकिन जो उसका पूरा ग्रैंड टोटल का पेमेंट है वो एक साथ करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सबके लिए अलग अलग चालान थोड़ी बनाओगे, बिल सबके लिए अलग अलग बनेंगे, सेल्फ इनवॉइसिंग, लेकिन चालान एक ही बनेगा। और जब आप एक ही चालान बनाओगे तो CGST का जॉइंट फिगर लेना है। कितना है वैसे? 5750, ये आपको याद रखना पड़ेगा कहीं, ठीक है। और HGST का भी आपको जॉइंट फिगर लेना पड़ेगा, और ये आपको GSTR 3B बता देगा कि आपको कितना लाइबिलिटी का पेमेंट करना है ना। और टू बैंक कर देते हैं वापस, वो की वही सारी डिटेल डालनी है आपको, ठीक है। तो आप ये डाल दीजिएगा, और यही प्रोवाइड GST डिटेल में आपको सब कुछ डालने का है, ठीक है। और लेट सपोज मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ 31 दिसंबर, ठीक है। और दिस इज द चालान एंट्री, दिस इज द पेमेंट एंट्री जो आपने अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर किया होगा और आपने पेमेंट किया होगा। एक और सवाल यहाँ पर उठता है, वो ये उठता है कि सर हमारे ये 11,500 रुपए बैंक से नहीं गए। मैंने कहा तो फिर कैसे गए? बोले हमने क्या किया सर, 9,000 रुपए का एक काउंटर चालान बनाया कैश में, जो बैंक में जाके ओवर द काउंटर पेमेंट किया, तो 9,000 का एक चालान बना दिया और 2500 का एक अलग चालान बना दिया कैश में, और पूरे 11,500 हमने कैसे पे किए? कैश में पे किए। तो यार इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ आपको कैश ले लेना, सीधी सी बात है। जिस तरीके से या जिस अकाउंट से या जिस मोड से आपने पेमेंट किया आपको वो लेना है। यहाँ पर जाएगा वो पैसा किधर? आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा, ठीक है। और आप इसको सेव कर दीजिए। दिस इज द पेमेंट एंट्री। आफ्टर दैट यू विल सी योर बुक्स एंड बैलेंस शीट में आपको ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में नजर आ रहा, मतलब इनपुट टैक्स का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन ये अब हमारी ITC जो हम क्लेम करेंगे 3B में। दिस इज द ITC, ऑलराइट। सो दिस इज द topic self invoicing as well as RCM purchases from unregistered supplier, as well as how we can book our tax liability as well as input tax credit, and how we can pay our RCM liability to the government। ये सारा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इस क्लास में बताया। आई होप आपको समझ में आया हो। ऑलराइट, अब एक बार और हम अपना अदर रिपोर्ट चालान देख लेते हैं। चालान में हमें यहाँ पर रिकंसिलेशन में चालान नजर आते हैं 11:30। ऑलराइट, सो ये था हमारा ये टॉपिक, सेल्फ इनवॉइसिंग कैसे करनी है, GST की ट्रांजैक्शंस और सेल्फ इनवॉइसिंग की ट्रांजैक्शन कैसे करनी है टैली के अंदर, मैंने आपको कंप्लीटली बताया है। थैंक यू सो मच, बने रहिए कॉमर्स हब के YouTube चैनल के साथ।